उससे भी बेहतर परफॉर्मेंस होता अगर सत्ता पक्ष चुनाव को और निष्पक्ष होने देता। किसान का आंदोलनरत रहता है, आत्महत्या कर रहा है, जो उनकी फसल होती है उस पे जो उन्हें एमएसपी मिलना चाहिए, सरकारी रेट मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। महिला सुरक्षा पे बहुत बड़ी-बड़ी डींगे हाँकते हैं। एनसीआरबी का डाटा क्या कहता है? बुलडोजर एक्शन जो है इनका, ये बेहद गैर कानूनी है। कहीं से इसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। ये कार्रवाई 95% तक मुसलमानों पे की गई है, मुसलमानों को डराने के लिए की गई है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान भारत में सबसे ज्यादा दबाया गया है, कुचला गया है, अपमानित किया गया है। जो सामाजिक न्याय की राजनीति है, यानी समाज में हर व्यक्ति बराबर है, कानून के सामने समान है, उसको समान अधिकार मिलना चाहिए। जौनपुर को बहुत कुछ विकास की जरूरत है। जीत की संभावना और लॉयल्टी दो ही मुद्दे हैं जो किसी भी व्यक्ति को टिकट दिलाने के लिए इम्पोर्टेंट है। स्वागत है इनकलाब हिंदी में। मैं कामरान सैफ। भारत के अलग अलग राज्यों में चुनाव चल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में 2027 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होना है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरे देश के लिए बेहद खास होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ये तय करता है कि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव की क्या कुछ रिजल्ट हो सकते हैं। और इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति पे बात करने के लिए हमारे बीच बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। मोहम्मद आजम खान साहब, जिनका जौनपुर से ताल्लुक है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इसी तरह समाजवादी पार्टी के माइनॉरिटी विंग्स के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और उन्होंने एजुकेशन में एमए एलएलबी कर रखा है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। सर, उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर बात की जाए तो 2027 में चुनाव होना है और पूरा उत्तर प्रदेश ऐसा लगता है कि चुनावी रंग में रख चुका है। देखें तो होर्डिंग्स और रैलियां और जो पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, इसी तरीके से कार्यकर्ता का सक्रिय होना, ये सब कुछ दिखाता है कि चुनाव बहुत ज़ोरदार होने वाला है। तो क्या लगता है 2027 के चुनाव है, उसमें अखिलेश यादव जी का लोकसभा में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, तो मनोबल तो बढ़ा हुआ है। तो क्या लगता है आपको कि किन मुद्दों को लेकर आप खासकर जनता में जाएँगे और क्या कुछ आपके रिज़ल्ट हो सकते हैं 2027 के अंदर? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बेहतर परफॉर्मेंस दिया, बल्कि उससे भी बेहतर परफॉर्मेंस होता अगर सत्ता पक्ष चुनाव को और निष्पक्ष होने देता। लेकिन ठीक है, उसके बावजूद समाजवादी पार्टी आज भारत की तीसरी बड़ी पार्टी है और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है। तो यकीनन हमारे जो मुद्दे हैं, जो भाजपा की नाकामियाँ हैं, उनकी नाकामियाँ क्या हैं? वो बड़े-बड़े वादे तो करते हैं, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं करते हैं। आज जनता के हर वर्ग में नाराज़गी है, चाहे हम युवा वर्ग को ले लें, युवा वर्ग सड़क पर है, वो अपने रोज़गार के लिए तरस रहा है। ना उसे सरकारी नौकरी मिल रही है, ना ही प्राइवेट नौकरी मिल रही है। स्किल की जितनी स्कीमें चलाई जा रही हैं, सब के सब में व्यापक करप्शन है, भ्रष्टाचार है। अभी आपने देखा होगा कि नोएडा में मज़दूर भी आंदोलनरत रहा कि उसे वाजिब तनख्वाह नहीं मिल रही है और ऐसे एनसीआर जैसी महँगी जगह पे उन्हें रहने के लिए जो पैसा चाहिए, वो पैसा उन्हें नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि भाजपा की सरकार उद्योगपतियों के साथ खड़ी है और वो उद्योगपति इन श्रमिक मजदूरों की खून पसीना की कमाई दबा के अपनी तरक्की दिन रात चौगुनी कर रहे हैं। इसी तरह से किसान, आपने देखा होगा, आंदोलनरत रहता है। किसान आत्महत्या कर रहा है क्योंकि किसानों को उनकी जो आमदनी होनी चाहिए, यानी जो उनकी फसल होती है, उस पे जो उन्हें एमएसपी मिलना चाहिए, सरकारी रेट मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। वो जो लोन लेता है बैंकों से, साहूकारों से, वो तो उसका बढ़ता रहता है, लेकिन उसकी फसल की आमदनी नहीं होती है। इस वजह से वो भी संघर्ष कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, भाजपा से बेहद परेशान है। महिला महिला सुरक्षा पे बहुत बड़ी-बड़ी डींगे हाँकते हैं, लेकिन एनसीआरबी का डाटा क्या कहता है? आज उत्तर प्रदेश में महिलाएँ असुरक्षित हैं। महिलाओं के साथ रोज़ कहीं न कहीं रेप की, लूट की, छिनैती की
और तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं और वर्क प्लेस पे भी उन्हें सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। तो इन तमाम चीज़ें हैं, समाज का हर वर्ग भाजपा से नाराज़ है और वो भाजपा को चाहता है किसी भी तरह से वोट देने का हमारा समय आए, इस भाजपा को भगाया जा सके और अखिलेश यादव जैसे विज़नरी लीडर को लाया जा सके, जो हर वर्ग का ख़्याल रखता है। 2012 से 2017 के बीच में उन्होंने ये दिखाया कि हम विकास के साथ-साथ समाज के हर तबके को अपने साथ ले चलने की क्षमता रखते हैं। वो एक एग्ज़ाम्पल है। तो इसलिए आने वाले चुनाव यकीनन एक महत्वपूर्ण चुनाव है, ना सिर्फ़ भारत के लोकतंत्र के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, ताकि वो इन भाजपा के कट्टरपंथी हाथों से निकल कर एक समाजवाद के नेता के हाथ में आ जाए। तो कई मुद्दों का आपने ज़िक्र किया। मैं अभी हाल ही में मेरठ के अंदर बुलडोज़र चला है, जिसकी खूब चर्चा हुई है, उस पर अखिलेश यादव जी काफ़ी चिंतित भी हुए हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोज़र को एक सिंबल के तौर पर जो अभी जो मौजूदा सरकार है, वो दिखलाती है। तो क्या है ये बुलडोज़र नीति और क्यों इस तरीके से ज़रूरत पड़ी सरकार को कि बुलडोज़र को एक सिंबल बनाया जाए और किन कम्युनिटी को ख़ासकर टारगेट किया जाता है? देखिए, बुलडोज़र एक्शन जो है इनका, ये बेहद गैर-कानूनी है, अनजस्टफुल है, कहीं से इसे जस्टिफ़ाई नहीं किया जा सकता है, ना कानून इसकी इजाज़त देता है। बार-बार हाई कोर्ट के जज साहबान ने, सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने ये कहा है कि कोई दोषी व्यक्ति का भी घर नहीं गिराया जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है, तो उसको आप सज़ा दीजिए, उसका घर गिराने का आपका अधिकार नहीं है। लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश की सरकार मान नहीं रही है। वो बार-बार ये बुलडोज़र की कार्रवाई कर रही है। यकीनन जो रिपोर्ट्स हैं, जो डाटा है, जो आंकड़े हैं, वो ये कहते हैं, ये कार्रवाई 95% तक मुसलमानों पे की गई है। मुसलमानों को डराने के लिए की गई है, ताकि वो कोई ऐसी आवाज़ ना उठाएँ। मुसलमान इनकी नीतियों से हमेशा से परेशान रहा है। चूँकि मुसलमान चाहता है कि भारत एक जो गंगा-जमुनी तहज़ीब का देश है, यानी सामाजिक सद्भाव है, भाईचारा है, वो बना रहना चाहिए। वो आपस में मिल-जुल के रहना चाहता है। लेकिन भाजपा की वोट की राजनीति को ये सूट नहीं करता है। इसलिए वो मुसलमानों को टारगेट करते हैं, ताकि उनका एक्शन हो, उनका रिएक्शन हो और वो अपने हिंदू वोटरों को ये समझा सकें कि देखिए, इनको हम परेशान कर रहे हैं। तो कुल मिला-जुला के बुलडोज़र एक्शन की कहीं से भी तारीफ़ नहीं की जा सकती है, वो बेहद निंदनीय है। और मेरठ की जो घटना आप चर्चा कर रहे हैं, अब मेरठ में तो उन्होंने व्यापारियों को भी नहीं छोड़ा। भाई मुसलमानों के पे मुसलमान यानी जो नॉन मुस्लिम्स हैं, हिंदू लोग चुप रहते थे, आखिर वो भी उसका शिकार हो गए। उसी तरह से बनारस में दाल मंडी में, वहाँ हिंदू मुसलमान सभी दुकानदारों को परेशानी हुई। तो जब सरकार कोई चीज़ अच्छी लग जाती है उसे, या जनता जब रिएक्शन नहीं देती, तो सरकार सोचती है इसे करना चाहिए हमें। लेकिन ये बेहद गैर कानूनी कार्रवाई है, इल्लीगल है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी ने इसकी निंदा की है। आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी लगातार जो उत्तर प्रदेश सरकार है, उसके ऊपर भेदभाव का आरोप लगाती है कि ये चुनाव के अंदर भेदभाव करते हैं या अभी एसआईआर हुआ उसके अंदर भेदभाव करते हैं। तो क्या कुछ भेदभाव हो रहा है आपके साथ जो लगातार आप लोग हर रैलियों में, हर जगह आपके नेता और तमाम कार्यकर्ता जो हैं, वो भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल, जो भाजपा और आरएसएस का एजेंडा है, यानी जो उनकी मूल नीति है, वही भेदभावपूर्ण है। वो कभी भारत के उस सामाजिक दायरे को समझना ही नहीं चाहते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम होता रहे और उनको वोट बैंक एक तरफ से जो भई बड़ा वोट बैंक है, वो उसको सुरक्षित कर सकें। भेदभाव हर स्तर पे करते हैं। चाहे अभी आपने बुलडोज़र की ही बात करी, बुलडोज़र सिर्फ़ मुसलमानों के लिए क्या बना है? सिर्फ़ मुसलमानों पे क्यों चल रहा है? उसी तरह से माफ़िया क्या सिर्फ़ मुस्लिम में ही है और किसी कौम में माफ़िया नहीं है?
जब माफिया की बात होती है तो सिर्फ अतीक का नाम या मुख्तार अंसारी का ही नाम क्यों आता है? बहुत बड़े बड़े नॉन मुस्लिम माफिया भी हैं, उनका नाम क्यों नहीं आता? उनको मिट्टी में मिलाने की बात क्यों नहीं करते हैं? इसका मतलब है आप 80-20 की राजनीति करना चाहते हैं, और समाजवादी पार्टी उस 80-20 की राजनीति से इतर जो सामाजिक न्याय की राजनीति है, यानी समाज में हर व्यक्ति बराबर है, कानून के सामने समान है, उसको समान अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि समाज के एक तबके को आप ज़्यादा तवज्जो दें और दूसरे तबके को तवज्जो ना दें, ऐसा गलत है। इसीलिए समाजवादी पार्टी बार-बार कहती है कि ये विभेदकारी लोग हैं, दरारवादी लोग हैं, ये समाज को विघटन करके सिर्फ़ अपनी वोट बैंक की राजनीति को चमकाना चाहते हैं, देश की तरक्की नहीं चाहते हैं। भारत देश की तरक्की तभी हो सकती है जब भारत का सभी वर्ग, सभी संप्रदाय, सभी धर्म मिल-जुल के रहें और देश की तरक्की में सहयोग करें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक बड़ी आबादी 18 से 20% आबादी अगर हाशिए पे चली जाएगी, अनपढ़ होगी, जाहिल होगी, गरीब होगी, तो तरक्की हो ही नहीं सकती। अगर मुसलमान अनपढ़ है, गरीब है और उसे जाहिल रह गया, तो भारत की तरक्की नहीं हो सकती है। इतनी बड़ी आबादी अगर अनपढ़, जाहिल रह जाएगी, तो तरक्की संभव नहीं है। देश की तरक्की चाहिए, तो मुसलमानों को मुख्य धारा में लेके चलना पड़ेगा। जैसा कि आपने आपने इसमें कहा कि 80 और 20 की राजनीति हो रही है और एक तरफ से इस तरीके से भेदभाव करके ये दिखाया जा रहा है कि जो कि 80 लोग एकजुट हो जाएँ और 20%। तो मैं उसी से एक सवाल लूँगा कि अभी अखिलेश यादव जी पीडीए के नारा को लेकर चले काफ़ी, लोकसभा में उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ इस नारे का। अब वो विधानसभा में भी इस चीज़ को काफ़ी प्रमुखता से उठा रहे हैं। लेकिन अभी इन दिनों अखिलेश यादव मुस्लिम महिलाओं की लगातार बात कर रहे हैं। क्या वजह है? नहीं, जब हम देखिए, हम हमेशा पीडीए जो कहते हैं, वो वही हमारा पीडीए है, जो हमारी सामाजिक न्याय की लड़ाई है। चूँकि 95% व्यक्ति हाशिए पे है और 5% लोग ही हैं, जो भारत के संसाधनों पे कब्ज़ा किए हुए हैं। तो जब हम 95% की बात करते हैं, तो उसमें मुस्लिम समाज भी है, जो पीड़ित है, जो हाशिए पे है, और मुस्लिम महिला उससे ज़्यादा हाशिए पे है। इसीलिए वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुस्लिम महिलाओं की बात करते हैं। अगर मुस्लिम महिला सामने आएगी, तो यकीनन उसकी तरक्की होगी, तो मुस्लिम समाज की तरक्की और तेज़ होगी। क्योंकि किसी भी समाज की अगर महिला आगे आती है, वो पढ़ लिख जाती है, वो इंडिपेंडेंट हो जाती है, तो यकीनन वो समाज, वो संप्रदाय ज़्यादा तेज़ तरक्की करेगा। ये एक सामाजिक सत्य है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप पार्टी के प्रवक्ता हैं और पार्टी की लगातार मीटिंग्स होती होगी। मैं ये जानना चाहूँगा कि 2027 के चुनाव में क्या कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन बरकरार रहेगा या टूटेगा या कई और पार्टियाँ, या गठबंधन का इस बार क्या स्वरूप हो सकता है आपकी पार्टी का, ऐसा कुछ तय है? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हमेशा ये कहते रहे हैं कि जो पार्टियां सामाजिक न्याय के साथ खड़ी हैं, जो पार्टियां संविधान के साथ खड़ी हैं, जो पार्टियां नफ़रत और सांप्रदायिकता के खिलाफ खड़ी हैं, हम उनका हमेशा स्वागत करते हैं। इसीलिए इंडिया ब्लॉक बनाया गया था। तो जो भी हाँ, जिन भी पार्टियों की विचारधारा समाजवादी पार्टी से मैच करती है, उनका हमेशा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वागत करते हैं। अब किसको क्या सीटें मिलेंगी, कौन रहेगा या नहीं रहेगा, ये अभी भविष्य में तय होगा। आज तक का जो स्टेटस है, अभी भी कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठबंधन चूँकि लोकसभा में हुआ था, वो अभी बरकरार है। दोनों पार्टियां इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब के बारे में मैं जानना चाहूँगा। अभी आपके पार्टी से जुड़ गए हैं वो। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब बीएसपी पार्टी के भी एक प्रमुख नेता रहे हैं। अब आपकी पार्टी से जुड़ गए हैं। तो क्या लगता है कि इससे आपकी पार्टी को फ़ायदा होगा, या बस ऐसे ही आपने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कि आपको उनका वोट चाहिए, या तो हमने उनको शामिल कर लिया है, या वाक़ई उनसे कुछ फ़ायदा होने वाला है आपको? देखिए, जहाँ समाजवादी पार्टी
मुस्लिम कम्युनिटी के साथ हमेशा खड़ी रही है और मुस्लिम कम्युनिटी भी वाइस वर्सा समाजवादी पार्टी के साथ जी जान से खड़ी रही है। चूँकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाज में और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़े नेता हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी में आने की इच्छा ज़ाहिर की, तो समाजवादी पार्टी में उन्हें स्वागत किया गया। हम उनका स्वागत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह का उनका लंबा राजनीतिक करियर है, जिस तरह से उन्होंने जिन पार्टियों में रहे हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और जिस तरह से सरकार में रह के उन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास में भूमिका निभाई है, वो उनका अनुभव समाजवादी पार्टी को काम आएगा और समाजवादी पार्टी की जो 27 की लड़ाई है, उसमें उनकी एक अहम भूमिका होगी। इस बार अखिलेश यादव जी ज़्यादातर जो फैसले हैं या चीज़ें हैं, वो खुद शामिल होकर ले रहे हैं और लगातार ये बात भी सामने आ रही है कि इस बार टिकट में किसी की सिफ़ारिश नहीं सुनी जा रही है और टिकट वितरण में जो होगा जो एक कहा जाता है कि किसी सोर्स के तहत अगर हम टिकट ले लेते हैं या बहुत सारे लोग पैराशूट लैंडिंग कर जाते हैं। इस बार कुछ अलग हो सकता है क्या? इस बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जो क्लियर कट स्टैंड है कि हम अपने जो मूल कार्यकर्ता हैं, उनका ख़्याल रखते हुए और जीत की संभावना को देखते हुए टिकट वितरण होगा। 2 बातें हैं, लॉयल्टी और जीत, 2 महत्वपूर्ण फैक्टर हैं कि वो व्यक्ति समाजवादी पार्टी के प्रति उसकी लॉयल्टी कैसी है और दूसरे उसका क्षेत्र में कैसा व्यवहार है, क्षेत्र में उसका कैसा जनता का रुख है, क्या वो जीत पाएगा या नहीं पाएगा। तो जीत की संभावना और लॉयल्टी 2 ही मुद्दे हैं जो किसी भी व्यक्ति को टिकट दिलाने के लिए इम्पोर्टेंट हैं। सिफ़ारिश वग़ैरह ये तो एक सेकेंडरी चीज़ होती है, कोई किसी के बारे में कह दे ये अच्छा है, ये वो है, ये एक सेकेंडरी चीज़ है। मुख्य है कि आप जिस विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उस विधानसभा में जनता के बीच में आपकी क्या छवि है, क्या आप चुनाव जीत पाएँगे या नहीं पाएँगे। तो जीतना इम्पोर्टेंट है, जीतने से ही सरकार बनने वाली है, चुनाव लड़ने से सरकार बनने वाली नहीं है। इसलिए सिफ़ारिशों का उतना रोल नहीं है। जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो जनता के बीच में रहें, काम करें और उस सीट को कैसे निकाल सकते हैं, इस बात का चुनावी प्रबंधन करें और समाजवादी पार्टी के प्रति उनकी लॉयल्टी होनी चाहिए। एक पार्टी है जो कि एआईएमआईएम की अगर हम बात कर लें, हुँ। बड़ा चैलेंजिंग होता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लिए हो या राष्ट्रीय जनता दल के लिए बिहार के अंदर हो, ऐसे महाराष्ट्र के अंदर हो, अलग-अलग जगहों पर। तो क्या लगता है आपको एआईएमआईएम आप लोगों के लिए चैलेंज है? चूँकि मुस्लिम कम्युनिटी का एक अच्छा खासा वोट उनको मिलता है और लोग उससे इन्फ्लुएंस होते हैं या असदुद्दीन ओवैसी साहब इस तरह के एमआईएम के जो भी नेता हैं, वो मुसलमानों का नेता अपने आप को प्रेज़ेंट करते हैं। अभी बंगाल के अंदर एक स्टिंग ऑपरेशन बड़ा वायरल हुआ है हुमायूँ कबीर को लेकर। इन दोनों को लेकर आप किस तरीके से देख रहे हैं और 2027 में एआईएमआईएम को कहाँ देख रहे हैं आप? 2-3 बातें हैं। एक बात तो पहली बात ये है कि एमआईएम बिहार में 5 सीटें जीतती हैं, महाराष्ट्र में कुछ सीटें जीतती है, कुछ काउंसलर हाँ, काउंसिलर जीतती है। लेकिन एमआईएम की बिहार की 5 सीट से मुसलमानों के जो रोज़ के मसले हैं या मुसलमानों की जो बदहाली है, उसमें क्या कोई फ़र्क आया? क्या कोई ऐसा हो गया कि हाँ, मुसलमान अब बहुत 56 इंच का सीना लेके चौड़ा करके उसे अब बहुत सम्मान मिलने लगा? ऐसा नहीं हुआ, बल्कि बिहार में मुसलमानों की और बुरी हाल हो गई। अब बिहार में भी बुलडोज़र चलने लगा। और वहाँ भी महाराष्ट्र में भी उनकी जो भी वो जीते, उससे मुसलमानों के रोज़मर्रा के मसले पे या मुसलमानों के मसाइल पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ। रहा उत्तर प्रदेश का सवाल, उत्तर प्रदेश का मुसलमान भारत में सबसे ज़्यादा दबाया गया है, कुचला गया है, अपमानित किया गया है। उतना शायद किसी भी प्रदेश का मुसलमान ना दबाया गया, ना अपमानित किया गया, ना ही उसे ठेस पहुँचाई गई। चाहे सीए एनआरसी का मुद्दा रहा हो,
चाहे कोई भी मूवमेंट रहा हो, हर मूवमेंट में मुसलमानों को बेहद बेहद ही क्रूरता से दबाया गया और उन्हें जब भी कोशिश की गई कि उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई जाए। तो ये उत्तर प्रदेश का मुसलमान जानता है, अगर हमारे मान और सम्मान की लड़ाई कोई लड़ सकता है और हमारे मसाइल्स को कोई एड्रेस कर सकता है, तो वो समाजवादी पार्टी है, इंडिया ब्लॉक है और कोई नहीं कर सकता है। हमने जब समाजवादी पार्टी सत्ता में रही है, तब भी हर वर्गों के लिए काम किया। बुनकरों के लिए 65 रुपए में यूनिट महीने में बिजली दी जाती थी नेताजी के ज़माने में। बहुत बड़ी वो थी। इसी तरह से हम लोगों ने उर्दू टीचर्स नियुक्त किए, उर्दू अनुवादक नियुक्त किए, तमाम मदरसों को ग्रांट एंड ऐड किया, तमाम नौकरियों में मुसलमानों की हिस्सेदारी कैसे सुनिश्चित हो, इसे कोशिश करी गई कि उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो। तमाम जो रोज़गार हैं, जो ठेकेदारी है, वहाँ कैसे उनका परसेंटेज सुनिश्चित हो, ये कानून के दायरे में सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है। इसीलिए उत्तर प्रदेश का मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ हमेशा आस भरी निगाह से देखता है। वो लगातार हमें एक उम्मीद के साथ वोट दे रहा है। तो हम लोग बिल्कुल उम्मीद करते हैं उत्तर प्रदेश का मुसलमान बिल्कुल किसी के भी बहकावे में नहीं आएगा, चाहे वो एमआईएम हो या कोई हो। चूँकि वो जानता है भाजपा का हराना उतना ही ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी कोई और काम आज के नहीं हैं। भाजपा जाएगी तभी मुस्लिम सुरक्षित होगा, भारत का संविधान सुरक्षित होगा, लोकतंत्र सुरक्षित होगा। हुमायूं कबीर को लेकर मैंने आपसे पूछा था कि उनका भी स्टिंग ऑपरेशन वायरल हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि बीजेपी से उनके एक पैसों को लेकर बातचीत हो रही थी और उनको एक तरीके से एक प्रोपेगेंडा के तहत उनको आगे बढ़ाया गया था। फिर बाद में एमआईएम ने उससे अपना सब कुछ तोड़ लिया। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए बीजेपी हर तरह के हथकंडे अपनाती है। बीजेपी तो पहले कोशिश करती है कि 1 टू 1 सीधे चुनाव लड़ लें। जब सीधे चुनाव लड़ते हुए नहीं दिखती है, तो वो अपने प्रॉक्सी संगठनों को लगाती है, जिसमें आरएसएस और बजरंग दल वगैरह हैं। उनसे भी नहीं सफलता मिलती है, तो वो ऐसे समाज के ऐसे लोगों को खोजती है जो बिकाऊ हैं, हुमायूं कबीर जैसे लोगों को खोजती है। तो यकीनन हुमायूं कबीर जैसे लोग समाज पे एक धब्बा हैं और समाज को कहीं न कहीं नुकसान पहुँचा रहे हैं। चाहे वो मुस्लिम हैं, इसलिए मुस्लिम समाज को पहुँचा रहे हैं, इसी तरह से सभी समाज में ये लोग हैं जो बीजेपी के साथ बिक जाते हैं। तो यकीनन ऐसे लोग जो बिक जाते हैं, समाज को देखना होगा और ऐसे लोगों का बिल्कुल साथ ना दिया जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने इनकार कर दिया कि नहीं, हम ऐसे बाबरी बनाने वाले लोगों से हम साठ-गांठ नहीं कर सकते हैं। गृह मंत्री अब वो कैसे स्वीकार कर लेंगे सार्वजनिक तौर से? ये तो मुमकिन भी नहीं है कि गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री ये सार्वजनिक तौर से स्वीकार कर लें कि हमने पैसा दिया है। लेकिन चूँकि वो स्टिंग ऑपरेशन है, कुछ तो उसमें सच्चाई होगी और हुमायूं कबीर जिस तरह से एक्टिव हुए एंटी ममता, ममता बनर्जी से ही सब कुछ उन्होंने हासिल किया। आज उन्हीं के खिलाफ जिस तरह से वो खड़े हैं, तो इसका मतलब है कहीं न कहीं कुछ तो दाल में काला है। अब चूँकि ये एक इंक्वायरी का विषय हो सकता है, आप कह सकते हैं, लेकिन सोसाइटी ये मानती है, ऐसे लोग कहीं न कहीं बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाते हैं और बीजेपी ऐसे लोगों को कहीं न कहीं फंड करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आखिरी सवाल लूँगा आपसे कि आप भी जौनपुर सदर से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। हालाँकि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आप समाजवादी पार्टी से। आपको क्या उम्मीद है कि पार्टी आप पर भरोसा जताएगी या फिर आपको अगर टिकट देती है, तो वहाँ किन मुद्दों को लेकर आप लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, हमने शुरू में कहा कि समाजवादी पार्टी अपना सर्वे करा रही है और समाजवादी पार्टी के जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की जो इंटेलिजेंस हैं, वो अपनी रिपोर्ट्स देते हैं कि क्या ये कैंडिडेट जिताऊ है या नहीं जिताऊ है। लॉयल्टी का मसला तो मेरे साथ नहीं है, क्योंकि मैं तो समाजवादी पार्टी का एक लॉयल सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ, इसमें तो कोई संदेह है नहीं। लेकिन मैं जिताऊ हूँ या नहीं हूँ, ये पार्टी यकीनन तय करेगी। तो अगर उसे लगेगा कि हाँ, ये कैंडिडेट जिताऊ है, हम लोग बिल्कुल ज़मीन पे मेहनत कर रहे हैं, जनता के बीच में हैं, तो टिकट मिलेगा, तो ये सीट यकीनन एक अच्छे मार्जिन से हम लोग जीतेंगे।
जहाँ तक रहा जौनपुर, जौनपुर यकीनन उत्तर प्रदेश के पिछड़े ज़िलों में आता है और जौनपुर को बहुत कुछ विकास की ज़रूरत है। पिछली सरकार में भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज दिया, जो कि आज भी बन के पूरी तरह से तैयार नहीं है। पहली कोशिश होगी कि वो मेडिकल कॉलेज पूरी तरह से वर्किंग हो जाए, ताकि जो लोग पीजीआई लखनऊ भाग के आते हैं या जो लोग बीएचयू भाग के जाते हैं अपने पेशेंट्स लेके, वो उनको वहीं सुविधा मिल जाए। और जो अच्छे उसकी ज़रूरत है, अच्छे एजुकेशन हब की ज़रूरत है। एक अच्छा एजुकेशन हब होगा तो जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, उनके माँ-बाप के एक्स्ट्रा पैसे खर्च होते हैं, वो पैसे नहीं खर्च होंगे। तो एक कॉम्पिटिटिव सेंटर टाइप का कुछ वहाँ डेवलप हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, ताकि जौनपुर भी उत्तर प्रदेश के नक्शे पे ऐसा लगे कि एक डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है। तो यकीनन बहुत सारे प्लान होंगे और पार्टी सत्ता में आएगी तो वो प्लान एग्ज़ीक्यूट किए जाएँगे। एमएलए हो या ना हो, लेकिन वो प्लान तो ज़रूर एग्ज़ीक्यूट होंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत कम समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति पर अहम गुफ्तगू की है, इसके लिए हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। इस तरीके शुक्रिया। के तमाम देश-दुनिया की खबरों के लिए और इस तरीके के इंटरव्यू के लिए आप जुड़े रहिए इनकलाब हिंदी के साथ। मैं कामरान सैफ, धन्यवाद।